हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन सीजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पीयूष भाटी, आप लोग देख रहे हैं विल एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं ये आप सभी को एक बार जानना होगा। क्या क्या करने वाले हैं ये सारी जानकारी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो देखो आज हम लोग हिस्ट्री के वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे सर पीवाईक्यू प्लस जो आने वाले हैं। ठीक है, पीवाईक्यू तो सभी करवाते रहते हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत वेलकम करूंगा हम इस क्लास में। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में आज आप लोग को इंग्लिश मीडियम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका हमारा थंबनेल और आपका जो यूट्यूब स्क्रीन है वहां पर आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या चीजें आज करने वाले हैं। ठीक है सर, आइए तो सबसे पहले हम अपनी ऐप के बारे में जान लेते हैं। ऐप जो है सर वो आपको, है ना, ऐप जो है सर आपको वो डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन लिंक से। बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऐप है और बहुत ही आपको वो शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, डाउट प्रोग्राम उसमें रहेंगे, बोर्ड अपडेट्स रहेंगे सर उसमें, और भी जो लाइव डाउट प्रोग्राम है सर उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी, यहाँ पर लाइब्रेरी में ढेर सारे नोट्स आपको मिलेंगे, एक्साइटिंग ब्रेन गेम्स एंड न्यू बैचेस एंड मैनी मोर। बहुत सारे बैचेस भी हैं वहाँ पर। नोट्स कैसे लेना है? तो ये जो है सर वो ये कोई बैच वाली क्लास नहीं है। ठीक है, ये जो है कोई बैच वाली क्लास नहीं है, ये एग्जाम स्पेशल क्लास होने वाली है। एग्जाम स्पेशल क्लास, ठीक है। तो एग्जाम स्पेशल क्लास है जिसके कारण से आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर होम स्क्रीन, है ना। एक मिनट, होम स्क्रीन पर ही नोट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, होम स्क्रीन पर ही नोट्स आपको मिल जाएँगे। होम स्क्रीन चाहे वो वेबसाइट हो या फिर आपका ऐप हो। ठीक है, होम स्क्रीन में वहाँ पर एग्ज़ाम स्पेशल का मैंने अलग से सेक्शन बनवा दिया है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को कहीं जाना ना पड़े। वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग अपना करंटली है ना, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन में ही मिल जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स लेने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी एक बार रेडी का बटन दबा देंगे, रेडी का सर एक बार सिंबल लगा देंगे, ताकि हमें भी पता चल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए आप लोग भी रेडी हैं और हम भी रेडी हैं। ठीक है, ठीक है, अलग से सेक्शन बनवा दिया है हमने नोट्स का। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, है ना, आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आई चल। तो जैसे कि हमें पता है, तो हमारा स्पेशल नोट्स, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है सर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को ये क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सर ये आप लोग के मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आते रहते हैं, है ना, आते रहते हैं। वो भी इस साल आने की पूरी पूरी चांसेस रखेंगे। ठीक है सर, बिहार बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग पक्का करेंगे आप लोग के साथ। ठीक है, देखो, रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के रोल में, जर्मनी जब यूनिफिकेशन हो रहा था, देखो लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है, थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा ताकि आपको 5 नंबर मिले। मैंने अगली वाले में बताया था ना, पिछले क्लास में जब लाइव मिले थे हम लोग, तो वहां पर बताया था ये 2 नंबर के आपके क्वेश्चन, 2 नंबर के जो होते हैं सर वो फॉर्मेट का नंबर मिलता है, यानी कि आपने कैसा लिखा है, कैसा लाइन वाइज लिखा है, लाइन को छोड़ छोड़ के लिखा है, 2 नंबर मिलते हैं सर। और 3 नंबर कंटेंट का रहता है। कंटेंट का मतलब सर यानी कि क्या क्या आप उसके अंदर लिखे हैं, वो बेसिकली 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अंडरलाइन कर करके लिखेंगे तो वो भी आपको और सुविधा देगी नंबर लाने में। ठीक है, बहुत बेसिकली अच्छी चीजें हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। क्लियर बात, चले आगे। यस, तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो हम पढ़ देते हैं, अगर अगर, अगर स्क्रीन में आपको नहीं दिख रहा है तो नोट्स ले लेना यार, है ना, नोट्स लेना है। वैसे एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसे एक बार देख लो देख लो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। तो ओटो वन बिस्मार्क प्लेड अस पाइवोटल, एक बार देख लो। ठीक है, एक बार देख लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है सर, आइए, आई होप आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो ओटो वन बिस्मार्क played a pivotal role in the unification of Germany during the mid 19th century, है ना। एक मिनट,
mid 19th century, serving as a prime minister of Prussia from 1860 to 1890। यानी कि ओटो वन बिस्मार्क जो है सर बहुत ही एक रोल इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन में सर, है ना। किसके बीच में? ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। सेविंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया है फ्रॉम 1862, एक मिनट, 1860 टू 1890। ओके, क्लियर बात? यहाँ तक बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो ये देखो यार, ये सब बेसिक नॉलेज है ना, ये सब क्या है? बेसिक नॉलेज है। ये सारी कंफर्मेशन आप लोग को एक बार दे देनी होगी हमें, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये सारी जो है ये सब चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है यहाँ पर क्वेश्चंस के रूप में आ रही है, ठीक है सर। ठीक, क्वेश्चन है तो इस पर स्टार मार्क कर दो, और इसके आने वाले कौन क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको बता देंगे। देखो, बिस्मार्क इम्प्लीमेंटेड ए स्ट्रेटेजी नोन एज रिपॉलिटिक कैरेक्टरिस्टिक pragmatic एंड opportunistic स्टेट क्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो बिस्मार्क जो है एक स्ट्रेटेजी लाता है जिसको रियल पॉलिटिक बोलते हैं, यानी कि सिर्फ वहां पर वो पॉलिटिक्स खेलता है, पॉलिटिक्स का गेम खेलता है, जिसके कारण से ही जर्मनी यूनिफिकेशन हो पाती है। ओके, तो सीरीज ऑफ केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड वार्स इंक्लूडिंग द डेनिश वार, ऑस्ट्रो प्रूसियन वार एंड फ्रांस प्रूसियन वार, बिस्मार्क स्किलफुली वीकेंड राइवल स्टेट्स एंड गार्नेट सपोर्ट फ्रॉम प्रूसियन लीडरशिप। बिस्मार्क जो होता है सर वो राइवल स्टेट और जनरल सपोर्ट से प्रूसियन लीडरशिप में बहुत बहुत हेल्प लेता है, ताकि वो ऑस्ट्रो प्रूसियन वार हो, फ्रांसिसो प्रूसियन वार हो, वो सबको लड़ पाए, ठीक है। जिसके कारण से जर्मनी जो है सर वो यूनिफिकेशन हो पाती है, ठीक है। द क्रोइंग अचीवमेंट केम विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन 1871। फिर 1871 में वो अचीवमेंट लेता है जर्मनी से, ठीक है, कि जर्मन अब सर हमारी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रही है। आप उसे एक बार ऐलान कर दें कि वो एक एम्परर बनने वाली है। फिर किंग विलियम को प्रूशिया का बिकम एम्परर, उसके बाद एम्परर किसको बनाया जाता था? किंग विलियम को, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बिस्मार्क जो है फाइनीज स्टैटिक मिलिट्री कैंपेन्स को लेड करती है, जो फाउंडेशन होता है यूनाइटेड जर्मन नेशन का, और ये अलाइन करता है वेरियस जर्मन स्टेट अंडर प्रूसियन डोमिनेंस, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जर्मनी का एक रोल क्या है बिस्मार्क का। आप कुछ पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें याद है तो आप लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखना है इसको, इस क्वेश्चन में पॉइंट वाइज लिखना है। कैसे लिखेंगे सर पॉइंट वाइज? एक बार समझा दीजिए, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आप लिखोगे बिस्मार्क रोल, ओके, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे बिस्मार्क रोल, एक मिनट जरा सा वेट करना। यहाँ पर लिखोगे बिस्मार्क रोल, बिस्मार्क रोल, ठीक है। और ऐसा आप लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज देखो, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखोगे। क्या लिखोगे पॉइंट वाइज? कि पहला नंबर, इट इज अ, ही इज अ, पहले बिस्मार्क के बारे में लिख देना कुछ कुछ। ही इज अ, यहाँ पर ही लिखना, ठीक है। ही इज अ रिवॉल्यूशनरी, हम छोटा लिख रहे हैं ताकि आपको, है ना, समझ में आ जाए। रिवॉल्यूशनरी, और बड़ा लिख देंगे, लो लो, चलिए। इट इज अ, ही इज अ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट एंड बहुत कुछ आप लोग लिख सकते हो। डिप्लोमेट भी था, डिप्लोमेट भी था, है ना। ये सब लिख दो। उसके बाद इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद इसका पॉइंट लिख दो कि वो कैसे यूनिफाइड किया जर्मनी, ठीक है, वो कैसे यूनिफाइड किया जर्मनी को। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोग वहां पर लिख पाएंगे। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये भी बहुत बार आ चुका है, तो बहुत सारा आ चुका है, बहुत साल आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी देख के जाना, ठीक है। चलो आप पढ़ लेते हैं इसको भी। द ग्रीक वार इंडिपेंडेंस जो है सर वो एक पाइवोटल कॉन्फ्लिक्ट करता है, जहां पर ग्रीक रिवॉल्यूशनरी होते हैं सॉट टू लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर रूल। ठीक है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होता है? वहां पर ग्रीक रिवॉल्यूशनरी होते हैं, ठीक है। ग्रीक रिवॉल्यूशनरी का क्या मतलब है सर? ग्रीक रिवॉल्यूशनरी का मतलब है आपका जो ऑटोमन एम्पायर होता है। इसको भी देखना है क्या? इसको देखना है, देख लो। लो मैं हट जाता हूँ, ये हट भी नहीं पा, जो इधर दिख रहा है आपको? पढ़ लो एक बार जल्दी से, एक बार पढ़ लो। पॉज करो, स्क्रीन पर पढ़ लो। हम कहाँ जाए? जगह नहीं है यार, बैकग्राउंड में जगह ही नहीं है। मैं तो जाए कहाँ, है ना, समझ में आता है? बैकग्राउंड में जगह रहता ना तो मैं चले जाता। ओके बाय, बाय द वे, लोग देख लो। एक बार पढ़ लो, मैं इधर से पॉज कर के एक बार पढ़ लो, ठीक है।
ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो, तो सवाल उठता है कि लिबरेट करते हैं, रिवॉल्यूशनरी जो होते हैं वो लिबरेट करते हैं देमसेल्फ को फ्रॉम ऑटोमन रूल। वहां पर जो ग्रीक इंडिपेंडेंस होता है, ग्रीक मूवमेंट जो होता है ना, वहां पर ऑटोमन रूल का ज्यादा शासक होता है, तो वहां पर क्या होता है, नेशनलिज्म बोल सकते हो, वहां पर छिड़ जाता है। ट्रिगर्ड बाय combination of nationalistic fervor and external influences, the movement of aimed to restore Greek sovereignty. Key events included the declaration of independence in 1821। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके बीच में, कि वो कैसे ग्रीक इंडिपेंडेंस हुआ था, कब हुआ, यहाँ बीच में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बैटल में कौन कौन लड़ा, ये सारे आप लोग चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द सक्सेसफुल अपराइजिंग मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट moment in the broader context of 19th century nationalist movement and contributed to reshaping the political map of southern eastern Europe। ठीक है, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना है ना। ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है आपके बुक में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, अब सर आप सिंपल लैंग्वेज में लिख के क्यों नहीं आए? देखो, सिंपल लैंग्वेज में लिख के लाना वो तुम्हारा काम है ना। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आंसर आप लोग कोई भी बच्चे याद करने में सक्षम है तो याद कर लो, यानी कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आंसर नहीं याद हो रहा है, हो पा रहा है, तो आप बुक उठाओ, इस टॉपिक पर जाओ, ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर, वहां से आंसर को ढूंढना शुरू करो। पहले पैराग्राफ को पढ़ लो, क्रिक इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, उसके बाद वहां पर जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसको, है ना, क्या करो, मार्क कर लो। मैंने चैप्टर रिवीजन में जितनी सीरीज चीज की करवाई है, ग्रीक इंडिपेंडेंस हो या फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, सारा चीजें मैंने चैप्टर रिवीजन के नोट्स में दे रखा है, आप वहां पर जाके देख लो। ठीक है, चैप्टर रिवीजन का जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग चैप्टर रिवीजन कर सको। हर हर चैप्टर का रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना, साथ ही साथ चैप्टर रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोग का बेस मजबूत रहे, ताकि आप लोग को क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत सारे अभी चैप्टर्स नहीं हुए, मानता हूँ बहुत सारे चैप्टर्स अभी नहीं हुए, तब भी यार, है ना, अच्छे चैप्टर्स हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो, ये हम क्लास में भी कर चुके हैं, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्लास में भी कर चुके हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी इन 1920 इन ब्रिटिश रूल इंडिया वाज फ्यूल्ड बाय सेवरल कॉजेज, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होता है वो महात्मा गांधी के 1920 में स्टार्ट किया जाता है सर, है ना, किसके रूल, ब्रिटिश रूल इंडिया के खिलाफ, है ना। उसके बाद द प्राइमरी कैटलिस्ट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव लॉ एक्ट इन जालियनवाला बाग मैसेकर which angered the Indian seeking self rule। उसके बाद क्या होता है सर, वहां पर रोलेट एक्ट जलियन वाला मैसेकर जो हो जाता है, उसके बाद सर हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ता है। वहां पर इंडिया बहुत गुस्सा हो जाती है, इंडिया वाली जो पब्लिक होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वहां पर फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है बहुत सारा, जिसके कारण से हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना रहता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर वो होता है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि हमें कोई वायलेंस नहीं करना है, हमें अच्छे तरीके से मतलब, है ना, शांति तरीके से वहां पर नेशनलिज्म करके आपको हटाना है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हटाना है। ठीक है सर, द इफेक्ट्स वर प्रोफाउंड, मास प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एंड नॉन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज वीकेंड ब्रिटिश कंट्रोल, है ना। उसके बाद इसका इफेक्ट्स क्या हो गए, तो इफेक्ट्स हो गए सर मास प्रोटेस्ट, बहुत सारा प्रोटेस्ट होने लगा। मास प्रोटेस्ट मतलब सर बहुत भारी भारी भीड़ हो गई, वहां पर प्रोटेस्ट होने लगा, स्ट्राइक्स होने लगी, हड़ताल होने लगी, और नॉन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज होने लगी, यानी कि ब्रिटिश के अंदर कोई जाता ही नहीं था। गवर्नमेंट कोई जाती, गवर्नमेंट कोई रूल बना रही है, हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ब्रिटिश को ऐसा कंट्रोल करने से अक्षम रहा था। उसके बाद क्या होने लगा, उसके चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जहां पर पुलिस की आग लगा दी गई थी, पुलिस के यहाँ पर, है ना। उसके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंस्पायरिंग फ्यूचर मूवमेंट्स एंड फाइटिंग नेशनल यूनिटी अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और यही कॉलोनियल रूल की वजह से, हम नॉन कॉपरेशन की वजह से ही फिर गांधी जी इसको बंद कर देते हैं। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये सारे बहुत सारा मूवमेंट वो चलाते, तो जाके बाद में बंद होना पड़ता है ना, कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि वो, है ना, नॉन वायलेंस नहीं चाहते, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से बहुत सारा वायलेंस हो रहा था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा था, बहुत सारा हो रहा है ना। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसको हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सर देखो, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म हम अपनी क्लास में करवा चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से करवा चुके हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो आप लोग इसको खुद से डिस्कस कर लेना, खुद से कॉजेज लिख लेना, खुद से कॉन्सिक्वेंसेस लिखना। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, इसका हम लिख देते हैं यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, आइए समझ, बोलो बोलो, चले यहाँ तक, यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा देंगे, फिर हम आगे चलते हैं। बढ़िया।
बढ़े आगे। चलो बढ़िया। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश, व्हाट वाज इट्स इनिशियल पर्पस, है ना। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड हो गई है कैसे, और उसका पर्पस क्या है, उसका शुरुआती पर्पस क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सर, वो उसको बोलते हैं आईएनसी, शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी भी दे देगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो है सर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बनी थी, ताकि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाए और कांग्रेस गवर्नमेंट को लाए, ठीक है। लेकिन आज का है ना, उल्टा हो गया है, समझ में आता है ना मैं क्या कह रहा हूँ। आज उल्टा हो गया है, आज ये कांग्रेस ही हमारी इंडिया से बाहर लग रही है ना। ऐसा लग रहा है कि इंडिया से बाहर है कांग्रेस, है ना। चलिए कोई नहीं, इमर्ज द प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, है ना, इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया एरिया ईरा सॉरी, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा मतलब यानी ब्रिटिश का जब साम्राज्य था, तो वहां पर इंडिया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को कोई पार्टी नहीं थी, तब हमें आईएनसी को बनाना पड़ा, जो 1885 में बनाया गया, ठीक है। एओ ह्यूम इसके जो थे वो रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, जो एक की रोल लिस्ट को इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये मदद करते हैं इसको इस्टेब्लिश करने में, ओके। द कांग्रेस एम्ड टू फोस्टर अ यूनाइटेड पॉलिटिकल वॉइस टू एड्रेस इंडियन ग्रीवेंस एंड एडवोकेट फॉर सिविल राइट। उसके बाद कुछ एडवोकेट जो होते हैं वो सिविल राइट्स के उसमें इसमें रखा जाता है, कांग्रेस को एम किया जाता है कि ब्रिटिश को हटाना था, ठीक है। इनिशियली इट्स पर्पस वाज नॉट एक्सप्लिसिटली फोकस्ड ऑन इंडिया इंडिपेंडेंस बट ब्रिटिश राज, ओके, सॉरी, बट rather sought constitutional reforms, representation and civil liberties within the British राज। उसके भी ब्रिटिश राज के साम्राज्य में ही हम लोग एक पर्पस खड़ा कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसे रखना पड़ता है। उसके बाद अंडर लीडर्स महात्मा गांधी कांग्रेस को बनाई जाती है एक पाइवोटल फोर्स में, जहां पर इंडिया का इंडिपेंडेंस में बहुत सहायता करती है कांग्रेस हमारी, ठीक है। बात क्लियर है, लीडिंग टू इट्स सेंट्रल रोल इन द कंट्रीज स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ओके। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंडो चाइना कॉलोनी, ठीक है। इंडो चाइना का कॉलोनी जो है उसका पर्पस क्या था एस्टैब्लिशिंग होने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देखना, ठीक है। ये हाँ, बार बार क्वेश्चंस नहीं आए, ये क्वेश्चन बार बार नहीं आए, लेकिन हाँ, बार बार नहीं आए इसका क्या मतलब है सर, ये 4 साल 8 साल पुराना क्वेश्चन मैं आपको ला के दे रहा हूँ 2023 से, तो वो 2015 में आई थी सर, 2015 में आई थी, क्या कहूँ मैं, है ना। ये क्वेश्चन 2015 में आई थी, समझ में आता है ना। उसके बाद सर अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई, तो क्या संभावना बनती है अभी आ जाएगी, जी बिल्कुल आ सकती है। आप लोग को बस चैप्टर की हर टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ही होता है सर, हर टॉपिक के कुछ कुछ पैराग्राफ आपको वो निकाल के पढ़ने होंगे, समझ में आ रहा है, निकाल के पढ़ने होंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, बेसिकली ये सब, है ना, ये सब आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी है ताकि आप लोग समझे यार, है ना। ये नहीं कि हम वीडियो देख रहे हैं और चला जा रहा है, ऐसा नहीं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो यार, हिंदी मीडियम के थोड़ी है जो रट्टा मार रहा है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम को मैं वो कहता ही नहीं है, उसे मैं बोलूंगा ना याद कर लेगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ऐसे नहीं करते हैं, समझ में आता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेरे ऑफलाइन क्लास में आते हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन क्लास में। इंग्लिश मीडियम में मैं क्यों पढ़ा, आप लोग को बात जानना होगा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा क्यों रहा हूँ। अगर आप किसी को बच्चों को स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, मैं बोल देता हूँ। अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मैं भी था, बहुत ही दिक्कत आई थी मुझे, तो मैं खुद से तैयारी किया था और मेरे 90% आई थी, मैं अभी भी जा रहा हूँ, मेरे 90% आई थी। किसी स्टूडेंट को लग रहा कि मैथ महारत ही, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे मैथ्स में 90 मतलब 100 आउट ऑफ 100 आए थे किसी के लिए, तो मैथ में से ठीक है, अलग बात है, लेकिन हाँ सोशल साइंस में थोड़ी सी कठिनाई हुई थी, तो 90 नंबर उसमें आ गए थे आराम से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हूँ आपके साथ, ठीक है, आप भी अपने साथ उधर से अपना 100%, तो 100 से 200%, 95% आ जाएगा, है ना, मैं गारंटी देता हूँ। इतनी कर लेते हैं क्वेश्चंस को, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे तभी आएगा आपका, है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे तभी आएगा आपका नंबर, ओके। ऐसे समझ, चले आगे, हमने सारा कुछ आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वाज द पर्पस है ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंडो चाइना, है ना। तो इसका आंसर पढ़ते हैं फटाफट से और इसको समझते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंडो चाइना कॉलोनी, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि
पर्पज क्या है सर, इंडो चाइना कॉलोनी का पर्पज क्या है, उसको स्टैब्लिश करने का है ना। तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है इंडिया चाइना कॉलोनी का, वो सर्व करता है इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द फॉर द फ्रेंच। ओके, फ्रेंच के लिए इसे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कॉलोनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाँ, जो इंडो चाइना था वो बेसिकली एक नेशनलिज्म में बना हुआ था, यानी कि बहुत सारा जिसमें था वो उसमें एक्सप्लोइटेशन हो रहा था हमारा इंडो चाइना, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कॉलोनी बनना चाहता था फ्रेंच के लिए। ओके, इन द लेट 19th सेंचुरी फ्रांस साउटेड टू एक्सप्लॉइट द रीजन्स abundant resources including rubber, टीन एंड राइस, है ना, इंक्लूडिंग रबर, टीन एंड राइस। ये सारी बातें क्लियर है कि यहाँ पर जो है एक्सप्लोइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। इसका एक्सप्लोइटेशन हो रहा था सर आपका, तो वो हो रहा था आपका, है ना, रबर, कॉपर, टीन, ये सारे चीजों का एक्सप्लोइटेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा था। एक बार आप लोग देख लो इसे, मैं हट जाता हूँ साइड में स्क्रीन पे, आप देख लो इसे, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है ये सारी चीज आपको देख लेना है, ठीक है। आए समझ, यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है यहाँ पर आपको खुद देख लेना है, फटाफट से देख लो, उसके बाद मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ये देखो, देख लेना, ठीक है, मैं यही हूँ। यस सर, आई होप आपको यहाँ पर दिख गई होगी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं आगे। आगे क्या है सर कि देखो, द फ्रेंच एम्ड टू सिक्योर अ प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट टू चाइना एंड एनहेंस देयर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग। ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पर जो था फ्रेंच जो है सर, वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग की तरह से एक इमर्ज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंच जो है सर, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपना इंडो चाइना को नेशनलिज्म में बांध रहा था। बहुत, आप समझ सकते हैं ना, बहुत वो चाइना में मतलब इंडो चाइना को सता रहा था, ये आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या बातें हैं, नेक्स्ट लाइंस को पढ़ते हैं। आपको कोई बात नहीं दिख रही है तो मैं पढ़ के बताता हूँ। द colonization also aimed at extending French influence in Southeast Asia, countering British dominance and maintaining a foothold in the region। क्या बात हो रही है यहाँ पर, जो colonization है ना, colonization जो था वो हमारी इसके वो डोमिनेंस थे और मेंटेन करके रख रही थी इंडो चाइना को, और वो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फैल रही थी सर। इंडो चाइना जो है वो फ्रेंच की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा उसमें फैलाव दिख रहा धीरे धीरे, है ना। बात करते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है ना, द एक्सप्लोइटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड लेबर bolstered the French economy while the colony served as a crucial geopolitical asset, है ना। इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पर जो लोकल रिसोर्सेज का भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, और लेबर जो थे वो भी फ्रेंच इकोनॉमी की तरफ से बंधे हुए थे, और वहाँ उनका भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, ठीक है सर। हाँ, ये नेक्स्ट है, ओवरऑल इकोनॉमिक गेन्स एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मोटिवेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडो चाइना कॉलोनी ऑफ द फ्रांस। यानी कि इसका इसका मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक गेन्स और स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज थी उसका मोटिवेटेड एस्टैब्लिशमेंट इंडो चाइना का फ्रेंच के लिए इंडो चाइना में स्टैब्लिश का एक कारण बन चुका था, ठीक है। हमारी ये क्लास सर आपको थोड़ी सी लेट में मिल रही है, उसका भी कुछ कारण है, क्या कारण है तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, बात करें तो माइक का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो माइक का प्रॉब्लम होने के कारण हम आपको वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो अब हो सकता है कि रेगुलर वीडियो आए, कोई बात नहीं है। चलिए, ठीक है। अगर आपको अगर आवाज जो है सर ज्यादा सुनाई दे रही है तो आप एक बार वॉल्यूम को कम कर लेना, और या फिर कम सुनाई दे रही है तो वॉल्यूम को बढ़ा लेना, या फिर नॉर्मल है तो नॉर्मल के तरीके से सुन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमेशा आपकी बोर्ड एग्जाम में दिक्कत आते रहे, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अधिकतर आते रहते हैं। देखो अभी पूरी स्लाइड बची हुई है, तो अभी ये क्लास चलेगी थोड़ा सा लंबा। देखो टोटल है हमारे 21 स्लाइड्स, तो मैं 11 में यानी कि 10 स्लाइड बची हुई, कोई बात नहीं है, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, महात्मा गांधी प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके,
विथ हिज यूनिक फिलोसॉफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस और सत्याग्रह। तो वो महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे इंडिपेंडेंस के लिए, और ये यूनिक फिलोसॉफी लाए थे नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस के लिए, सत्याग्रह के लिए। लीडरशिप ड्यूरिंग की कैंपेन्स लाइक द सॉल्ट मार्च एंड क्विट इंडिया मूवमेंट मोबिलाइज्ड मिलियंस फॉर स्ट्रिंग एंड नेशनल यूनिटी। यानी कि इनका जो लीडरशिप था सर वो इस द अंतराल है ना, सॉल्ट मार्च हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, मोबिलाइज्ड मिलियंस, बहुत सारे लोग थे जो हमारे महात्मा गांधी की हेल्प किए। उनका एक ही नारा था, नॉन वायलेंट, है ना, नॉन वायलेंट उनका हथियार था, और इन्हीं के कारण उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सीडीएम। इसको शॉर्ट में कभी कभी एग्जाम में सीडीएम के भी नाम से आ जाता है, कोई बात नहीं है, इसको आप लोग लिख लेना है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ पाइवोटल फेज। पाइवोटल फेज मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट फेज था सर इंडिया का स्ट्रगल का। ठीक है, इसका मतलब होता है इंडिया का इम्पोर्टेंट। ओके, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट फेज चल रहा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। ओके, इम्पोर्टेंट था। उसके बाद इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लेड बाय महात्मा गांधी इंडिया। ठीक है, ये 1930 में लेड की गई थी हमारी ये कहानी। ओके, क्लियर बात। पाइवोटल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए आगे है हमारा कि स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना, एक मिनट। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लेड बाय महात्मा गांधी in 1930 as a non-violent protest against British colonial rule. It is aimed to defy unjust law and taxes. The movement encouraged Indians, especially the masses, to break the salt laws symbolized by the Dandi March, where Gandhi marched to the Arabian Sea to make salt. ना फिर मूवमेंट बहुत सारा यहाँ पर सीटीएम के द्वारा हुआ था। लॉ टैक्सेस जो था वो अनजस्ट होने लगी। उसके बाद हमारी जो थी वो मासेस वाली जो है ना, सॉल्ट लो को डांडी मार्च कराया गया, सीडीएम के अंतर्गत हुआ था वो सारी चीजें, है ना। थाउजेंड ज्वाइंस इन एक्ट, इस एक्ट में बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे, है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द पॉलिटिकल लैंडस्केप, ड्राइंग अटेंशन टू द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड फॉरेस्ट। वही सेम चीज है, आपको कहानी लिख देना है बस, और क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है, हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है गिव राइज टू कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म वाला जो सवाल है सर, ये वो आपके इम्पोर्टेंट आते हैं। इसको इसमें जो होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप इसे देख। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा आते ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहते हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, साइड में हट जाता हूँ, देख लो आप लोग। ठीक है, स्क्रीन में देख लो। ठीक है, colonialism refers to the political and economic control of one nation over another, often involving the establishment and maintenance of colonies। है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, कॉलोनिज्म जो है सर वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ वन नेशन ओवर अनदर ना। तो इकोनॉमिक कंट्रोल जब होता है कोई पॉलिटिकल पर, कोई भी ऑफन इन्वॉल्विंग द एस्टैब्लिशमेंट जो होती है, वो सारी चीजें जो मेंटेनेंस होती है कॉलोनीज की, वो हमारे कॉलोनिज्म को डिफर करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी सर, ये इमरजेंस थी कॉलोनियलिज्म का ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी में, और 18th और 19th सेंचुरी के बीच में ही कॉलोनियलिज्म जो है सर बहुत बड़ा एक रोल लेके आई थी। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ यूरोपियन economies, creating a demand for raw materials and new markets to meet these needs। Europeans and etc. है ना, यूरोपियन पावर्स engaged in the, हमारा जो ये सारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसे जो करने में लगी थी तो वो कॉलोनियलिज्म कहता है। ठीक है, ये कहना बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कॉलोनियलिज्म क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल था एक वन नेशन की तरफ से। ठीक है, और जो एक अनदर इन्वॉल्विंग एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। क्या बताना चाहेंगे सर? ठीक है, तो ठीक है, एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, एक बार देख लो आप लोग उसको, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है? ओके, आई सिट हियर। यू कैन गो है। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है वो भी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, अब बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, या फिर देखोगे क्या, देख लो, देख ही रहे हो कि रूरल और अर्बन लाइफ की जो थी उसका डिफरेंसेस बताना है। ठीक है, तो उसका डिफरेंसेस क्या है वो हम आपको डिस्कस अभी करके बता देंगे। देखो, रूरल और अर्बन लाइफ यानी कि गरीबी इलाका बोले तो शहर का इलाका, और विलेज वाला इलाका। ठीक है, राइट। बात करते हैं आगे। रूरल और अर्बन लाइफ जो थी वो एग्जिबिट करती है स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इन लाइफ स्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इकोनॉमिक डायनामिक्स। ओके, यहाँ पर जो रूरल अर्बन लाइफ जो है एग्जिबिट करती है क्या, लाइफ स्टाइल में इंफ्रास्ट्रक्चर खाली अलग अलग ये सब जो होती है, सोशल इकोनॉमिक डायनामिक्स जो होती है वो अलग होती है ना। इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चरल ऑफन डोमिनेटर्स, है ना, फोस्टेरिंग क्लोज knit कम्युनिटीज विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। ओके, रूरल एरियाज में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर डोमिनेटिंग होता है, फॉरेस्ट्री फॉस्टिंग वाला जो चीजें होते हैं वो डोमिनेटिंग होता है, वहाँ ट्रेडिशनल वैल्यू ज्यादा होती है ना। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बहुत सारा लिमिटेड एक्सेस होता है, अनलिमिटेड तो होती नहीं है शहर के जैसा रूरल में, है ना। अर्बन में जस्ट उल्टा है, वहां पर इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज है, प्रमोटिंग ए फास्ट पेस्ड लाइफ स्टाइल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, वहां पर कल्चरल भी बहुत डाइवर्सिटी में रहती है। ये सारे आपके छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। उसके बाद अर्बन एरियाज में बोस्ट एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटी हो गई, ये सब आप लोग लिख सकते हैं बहुत आसान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, डिस्क्राइब द, एक मिनट, आ गया यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द लेबर मूवमेंट इन इंडिया। लेबर मूवमेंट इन इंडिया बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है सर आपके एग्जाम में 4 बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। लेबर मूवमेंट जो है सर इंडिया इन्वॉल्व करती है थ्रू वेरियस फेजेस, बहुत सारे फेजेस में जो लेबर मूवमेंट है इंडिया का वो लेड करती है। ओके, इन द अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में क्या होता है, वर्कर्स बिगेन करती है ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट हार्श वर्किंग कंडीशन एंड साउथ बेटर वेजेस, है ना। लेबर मूवमेंट में यही होता है, बहुत सारे फेजेस में इंडिया लड़ रहती है। और 20वीं शताब्दी में क्या होता है, वर्कर जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जहां पर वो वर्किंग कंडीशन, जहां पर हार्श वर्किंग कंडीशन में जो जो लोग होते हैं और उनको अच्छा वेजेस नहीं मिलता, उनको अधिकार दिलाने की कोशिश करते हैं। यही होती है हमारी लेबर मूवमेंट। तो फॉर्मेशन जो होती है AITUC का, जिसको हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बोलते हैं, ये जो होती है सर 1920 में ही बन जाती है, और एक सिग्निफिकेंट रोल मार करती है सर एडवोकेटिंग फॉर वर्कर्स राइट्स नेशनली। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडिंग टू द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू फॉर्म यूनियंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो मूवमेंट थी हमारी ये मोमेंटम को गेन करती है, यानी कि स्पीड में चलती है, और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का रोल काम करती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ पर अलग अलग सिक्योरिटी होते हैं कि आपको इतने ही टाइम में इतना काम करना है, अगर नहीं करो तो आपको रात भर में इसको, मतलब बहुत सारा कानून लो था, तो उसे हटाने की बात हो रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, व्हाट डू मीन बाय कोलोनाइज। देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया है, कोलोनाइजेशन। बोले ना ये 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन में खास नहीं है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास एंड लेबर क्लास इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में रोल ऑफ बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास, लेबर क्लास का क्या क्या रोल था वो आपको लिख देना है। आप लोग इसको एक बार देख लेना, ठीक है। मैं आपको इस पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो होती है, हमारी शहरीकरण जो होता है, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री में सर ग्लोबलाइजेशन है, हाँ है। इकोनॉमिक्स में है, हाँ है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का आखिर महत्व क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हम लोग हिस्ट्री वाली जो क्लास होगी चैप्टर रिवीजन में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये बढ़िया तरीके से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चन है तो उसको कर लेना है बस। एक्सप्लेन द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण कुछ कुछ कॉमन चेंजेस आती है, कॉमन पीपल के क्या क्या चेंजेस आती है वो आप लोग को एक बार तरीके से कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इजी है, कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स इजी, ठीक है। Globalization has significantly impacted the lives of common people in various ways. Increased connectivity through technology has led to the exchange of ideas, okay, cultures and products across borders. Access to information has expanded, empowering, है ना, empowering individuals and with knowledge. ग्लोबलाइजेशन जो होता है उसका सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट क्या होता है, लाइफ्स ऑफ कॉमन, है ना। कॉमन पीपल का जो इम्पैक्ट था वो डायरेक्ट कॉमन पीपल पर ही पड़ा था, उनके जीवन पर, है ना। बहुत तरीके से, जैसे कि बात करें तो थ्रू टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, अलग अलग आइडियाज आई, एक्सचेंजमेंट हुआ, कल्चर्स का हुआ एक्सचेंजमेंट, है ना, प्रोडक्ट का भी थोड़ा थोड़ा एक्सचेंजमेंट हुआ, बहुत सारी चीज हुई, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हुई, है ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी वो है वाइडेड, वाइडेड का मतलब कि वो थोड़ी चौड़ी हो गई, मतलब बड़ा हो गया है। परसू हैज कंपटीशन, ओके। नेक्स्ट है कि while some have benefited from economic growth, others face job insecurity, है ना। और जब कुछ बेनिफिटेड होता था इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हो सकता है जॉब सिक्योरिटी भी उसे फेस करना पड़ता था, है ना। वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस आर प्रिवेलेंट इन लाइफ स्टाइल। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत सारा काम हुआ, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। एक्सप्लेन द चेंजेस, चेंजेस को एक्सप्लेन कर देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न रिवॉल्यूशन। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। हाउ डिड द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन अफेक्ट द मॉडर्न, ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम लोग आने वाली जो चैप्टर होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना स्टार मार्क लगा लो आप लोग उतना कम है, इतना स्टार मार्क लगा लो इसमें, ठीक है। आप लोग इतना स्टार मार्क लगा लो कि कम पड़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के सामने आ सकते हैं, एक बार इसको समझ लेंगे। प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन जो था सर वो जॉन्स गुटेनबर्ग लाया था, उनका इन्वेंशन जो था सर बहुत ही बढ़िया था। प्रिंटिंग प्रेस में आई थी 15th सेंचुरी में, ठीक है। प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्म द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। और ये सर मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इट डेमोक्रेटाइज्ड नॉलेज डिस्क्रिमिनेशन डिसएमिनेशन, मेकिंग बुक्स फॉर मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। बहुत अच्छा अच्छा बुक्स इसने अफोर्डेबल भी बनाई, और गुटेनबर्ग का जो इन्वेंशन था बहुत एक रंग लाया, है ना सर। और यहाँ से जो है प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। Spread of ideas through printed materials fueled the resilience and reformation and enlightenment, shaping culture and intellectual landscape। बहुत मतलब बोले तो, है ना, इसका जो आइडियाज था स्प्रेड की गई थी थ्रू प्रिंटेड मटेरियल, बहुत कॉमन था, है ना, कोई भी कर सकता था। लेकिन जॉन गुटेनबर्ग जो थे वो अपना आइडिया को और भी स्टैब्लिश किए और रिवॉल्यूशन का नाम से जाना गया, प्रिंटिंग प्रेस रिवॉल्यूशन, ठीक है। This revolution accelerated the development of science, commerce, the governance, ultimately like मतलब ये जो काम किया वो बुक को प्राइस का कम करने का काम किया। जो आज बुक 300 में मिलती है हो सके वो बुक उस टाइम जमाना में 1000 में मिलती हो, है ना, जो आज का रेट बताया था ना, वो हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड भी लिव इन टुडे, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं और आगे है हमारा थैंक यू स्लाइड। तो मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में।
तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, नोट्स ले लेना या ऐप को डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो तो। और मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।